तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लोज डे जो सीजल था, इसके तहत सारे पूछे गए थे। अभी तक हम लोग टोटल 15 या 15 क्लोज टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 टू 21। ठीक है, और यहाँ मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा वो कंसेप्ट, वो ट्रिक के साथ। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी शायरी। दरवाजा पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि कहीं गलती से ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगा जाए। दरवाजा पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि गलती से कहीं ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगा जाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपके भी मन में जो अंधकार रूपी ताला लगा है ना, वो इसलिए नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है नौकरी लेने की, बस इसलिए कि कहीं आप भटक ना जाए, है ना, उस ईमानदार व्यक्ति की तरह भटक ना जाए एग्जाम में। इसीलिए जिंदगी में कठिन परिश्रम जरूरत है, वरना आपके लिए एसएससी कौन सी बड़ी बात है यार। है, चलो ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि फालतू है इस सब पे समय देना, और आपका भी समय मुझे नहीं लगता फालतू है। लिखा हुआ है फाउंटेन्स। फाउंटेन्स मतलब जानते होंगे फव्वारा, जो जल पानी का फव्वारा होता है, कलरफुल लाइटिंग होती है वगैरह वगैरह। फाउंटेन्स आर यूज टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क। सिटी पार्क को डेकोरेट करना है। एंड स्क्वायर्स, जो चौराहा होते हैं ना, वहाँ पे फाउंटेन लगाए जाते हैं। टू ऑनर इंडिविजुअल, मतलब कोई खास आदमी को ऑनर समझने के लिए। और इवेंट फॉर रिक्रिएशनल, फॉर एंटरटेनमेंट। आपके सामने एंड होगा, मैंने बताया था कि एंड से पहले दी नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन, मतलब इस तरह कुछ होगा। यहाँ वर्ब है तो वर्ब होगा, यहाँ प्रीपोजिशन है तो यहाँ प्रीपोजिशन होगा। तो देखिए फॉर रिक्रिएशनल एंड फॉर री एंटरटेनमेंट, यानी फॉर के लिए आया है तो एंड आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, सेकंड नंबर सवाल यहीं पे पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं भटकेंगे। द म्यूजिकल फाउंटेन मूविंग जेट्स ऑफ वाटर। अब क्या होगा इसमें, म्यूजिकल फाउंटेन। देखिए आप यहाँ पर पढ़िए ना, पूरा सिंगुलर है, पूरा क्या सिंगुलर है। और अब मैं जब शुरू लाइन पढ़ रहा था ना, तो वहाँ भी मेरे को दिख गया कि ये सेंटेंस क्या प्रेजेंट टेंस में है। तो मतलब लिटरली पूरी कहानी एक जनरल एक्सप्लेनेशन है, मतलब फाउंटेन पर बेसिस है कि एक जनरल ऐसा कि फाउंटेन ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लिटरली सारी कंडीशन प्रेजेंट की है। तो और ऊपर से सिंगुलर है तो यहाँ पे कंबाइन सी होने वाला है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब डालेंगे। तो यह म्यूजिकल फाउंटेन कंबाइंस मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, या म्यूजिकल फाउंटेन कंबाइंस मूविंग जेट ऑफ वाटर, कलर्ड लाइट एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। मतलब एक फाउंटेन किसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वाटर होता है, कलरफुल लाइट होते हैं, कुछ म्यूजिक होती है। म्यूजिक जब तेज बजेगा तो फाउंटेन वहाँ ऊपर जाएगा, और म्यूजिक जब धीरे धीरे बजेगा तो फाउंटेन क्या नीचे आ जाएगा। और ये सब चीज़ें क्या कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होती है फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, मतलब एक अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिले। चलिए थर्ड नंबर लिखा हुआ है फाउंटेन स्कैन। फाउंटेन स्कैन, देखिए फाउंटेन्स क्या आपका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, इसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए तो आपके लिए देमसेल्फ ही सही होने वाला है। फाउंटेन्स देमसेल्फ आल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट प्लेड, प्लेड फाउंटेन्स कैन themselves also be musical instruments played by obstructions of moon और वाटर जेट्स। देखिए बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए एक वाटर जेट यहाँ लगा है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो लिटरली क्या होता है, कई बार देखा होगा कि यहाँ पे लोहा का इस तरह कड़ी लगा देते हैं, जैसे पानी निकलता है छट 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 फेंकाता है इधर उधर, या फिर कभी यार इसका पानी इधर, इसका पानी इधर। मतलब क्या खुद में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देते हैं। जब आप फाउंटेन का एक पूरा सेटअप करोगे तो भले गाना मत बजाओ, लेकिन उसकी पानी की जो झिलमिलाहट होगी, जो टकराहट होगी, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, उसके द्वारा खुद ही वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाएगा। तो फाउंटेन्स कैन देमसेल्फ आल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर वाटर जेट। ठीक है, तो एक से या एक से ज्यादा वाटर जेट के द्वारा जो आपस में टकराहट होगी, जो यहाँ टकराहट होगी, इसके कारण ये खुद भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यही होगा। तो हम लोगों ने ये पूरी जो एक क्लस्टर सिर्फ एक से 2 मिनट में बना दिया। ठीक है, हालांकि एग्जाम में यदि आपके कंसेप्ट अच्छा है, क्लियर है समझने को लेके, वर्ड को लेके, तो आप और अच्छा बना सकते हो। देखो इस पूरी लाइन में पढ़ोगे ना, तो इसमें बताया है कंप्यूटर के यूजेज के बारे में। ओबियसली कंप्यूटर के जब बात है तो कंप्यूटर का क्या पॉजिटिव यूज भी होगा, नेगेटिव यूज भी होगा। ठीक है, लिखा हुआ है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आवर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन इन एन एक्सप्लेंडेड मैनर। देखिए पूरा लाइन पढ़िए, कहीं भी नेगेटिविटी का बोध नहीं हो रहा है, मतलब लिटरली एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेट निगेट खत्म। ठीक है, तो द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर्स दैट, अब देखिए यहाँ एलिमेंट, द बेसिक एलिमेंट्स, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल चाहिए, यानी इम्पावर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
empowers our world are explained in an interactive manner. The book has here, देखिए book has here approach of colorful and creative picture based activity. पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है ना? तो कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट और ट्रिवियल कुछ नहीं होगा, आपका यूनिक ही सही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड मतलब जो कुछ पॉजिटिव सेंस दे, नकारात्मक भाव ना हो उसमें ना। द बुक हैज ये कलरफुल होता है, क्रिएटिव होता है, मतलब क्या पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव वर्ड यूनिक हो जाएगा यहाँ पे। द बुक हैज ए यूनिक अप्रोच। द पजल्स एक्टिविटीज मेजेज मतलब होता है भूल भुलैया, ठीक है। तो थर्ड नंबर सवाल की ओर जाएंगे हम लोग। तो लिखा हुआ है द पजल्स, जो पजल्स हैं, जो एक्टिविटीज है, जो मेजेज है। अब देखिए सारा प्लूरल है, सारा प्लूरल है, सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है, तो मतलब क्या हेल्प ही होगा, है ना। हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड मोटर स्किल आफ्टर एवरी लेसन, आफ्टर एवरी लेसन, है ना। ये हो जाएगा आपका, मतलब एक एक्सरसाइज दिया होता है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, दिमाग हिला देने वाला, कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आता है सोच सोच के दिमाग हिला हिला के रखते हैं कि ये की आंसर होगा, है ना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। इनकॉर्पोरेटेड टू, अब टू के बाद क्या होगा, टू, देखिए टू के बाद ना आपको यहाँ पे, टू के बाद आपको जानते होंगे कि V1 का प्रयोग होता है, तो इवॉल्व भी आपका सही होने वाला है। इन्फिनेटिव का यहाँ प्रयोग होगा कि आफ्टर एवरी ब्रेन एक्सरसाइज आर इनकॉर्पोरेटेड टू इवॉल्व कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी ये काम जो है ना हुआ नहीं है। एक्सरसाइज क्या क्यों जाता है, उद्देश्य क्या है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, वो डेवलप होने वाला का काम हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। इन्फिनेटिव मतलब जो भविष्य में कुछ प्लान होता है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है, ठीक है। इन्फिनेटिव 2+V1। चलिए ये भी खत्म हो गया। 18 नंबर, देखिए 18 नंबर और 17 नंबर दोनों सेम सवाल था, तो इस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, और ये आपका 19 नंबर सवाल है। तो लिखा हुआ आई वेंट ऑन ट्राइंग आउट फाइंड हाउ टू बट आई रोट 2 or 3 नॉवेल्स विदाउट फीलिंग दैट आई हैव मेड। देखिए पूरी कहानी पढ़ोगे ना, तो इसमें दिखा हुआ है कि एक राइटर होता है, एक राइटर होता है, वो बहुत सारा 2, 3, 4 नॉवेल लिखा होता है, और उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं होता है ना। वो इसके कारण बहुत सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर चुका है, बहुत सारी मेडल्स, बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ों से उसको फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी लगता है कि वो एक आम नॉवेलिस्ट है ना। और इसकी जानकारी उसको कब प्राप्त हुई कि वो एक प्रसिद्ध आदमी हो चुका है, इसकी जानकारी पता प्राप्त उसको हुई थी जब उसने एक नॉवेल लिखा था इथेन फ्रॉम। यानी एक राइटर है जो नोवेलिस्ट है, नोवेल लिखता है। अब सवाल उठता है नोवेल क्या होता है। मैंने बताया था कि नोवेल उपन्यास को बोलते हैं, और उपन्यास में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जिस तरह फिल्म होती है ना, वो भी एक नोवेल ही है। मतलब फिल्म में जिस तरह कहानी दिखाई है कि पहले हीरो के सामने अच्छा वक्त होता है, बाद में जाके खराब हो जाता है, या पहले खराब वक्त होता है, बाद में जाके अच्छा हो जाता है, तो वो एक नोवेल है। तो एक नोवेलिस्ट है जो बहुत सारा नोवेल लिख चुका है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त चुका है, लेकिन उसे तभी जाके एहसास हुआ जब वो इथेन फॉर्मी जैसा एक नोवेल लिखा था, तब उसको दुनिया में पता चला कि दुनिया में उसकी काम की तारीफ हो रही है, जैसे मेरे काम की कोई तारीफ नहीं हो रही है। हो सकता है कभी मेरा कोई वीडियो कोई ऐसा आ जाए जब मेरी तारीफ हो जाता है, हम समझेंगे कि वही मेरा क्या प्रसिद्धि वाला दिन है। और ये सब बनाने के लिए आप हैं तो लगे रहिए। देखिए लिखा हुआ आई वेंट ऑन, मैं बढ़ता चला गया, ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू बट आई रोट, trying out how to but I wrote 2 or 3 novels without feeling that I made। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या भरे, ठीक है। तो इस पूरी लाइन में देख के तो एक चीज लगता है कि यहाँ से कुछ नेगेटिव मीनिंग तो नहीं मिल रहा है। आई वेंट ऑन ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ, कि कैसे ये चीज हुआ, तो अस्टिडली हो जाएगा कि मैंने स्थिरता के साथ, है ना, फाइंड करता चला गया अस्टिडली। आई वेंट ऑन अस्टिडली ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू बट आई रोट 2 or 3 नॉवेल्स, है ना, विदाउट फीलिंग दैट, है ना, बट आई रोट 2 or 3 novels बट विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड। अब प्रोग्रेस में क्या भरिएगा, आई हैड मेड मच प्रोग्रेस, है ना, लिखा हुआ है बट आई रोट 2, 3 विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड मच प्रोग्रेस, है ना। मतलब ये हाँ अथर कहना चाहता है कि मैं 2-3 नॉवेल लिख चुका हूँ और मैं लिखता चला गया, इस चीज़ की चिंता किए बगैर कि मैं तो ऑलरेडी खूब सारी तरक्की प्राप्त कर चुका हूँ, बहुत सारा प्रोग्रेस प्राप्त कर चुका हूँ, ठीक है, समझे। विदाउट मच प्रोग्रेस आई हैड मेड मच, क्योंकि कोई आदमी होगा वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, और इतना तरक्की कर लिया कि अब उसको जो है वो इस चीज़ की चिंता नहीं कर रहा है कि अब हम लिखना बंद कर देते हैं अब, है ना, ऐसा कुछ नहीं, वो लिखता चला गया आराम से अपनी कहानी।
आई वॉज नॉट अंटिल आई रोट इथान फ्रॉम, आई वॉज नॉट अंटिल आई रोट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली हुआ कि जो मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हुई ना, वो मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक मैंने इथान फॉर्मी नामक एक नोवेल नहीं लिखा। एंड आई सडनली फेल दैट आर्टिसन फुल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट, है ना, ठीक है, लिखा हुआ आर्टिसन फुल कंट्रोल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो लिखा हुआ कि जो कलाकार है उसका अपने साहित्य पे, अपनी नोवेल पे पूरा पकड़ होता है, पूरा कंट्रोल होता है। तो वही एक लाइन है कि द आर्टिसंस फुल, सडनली वो रियलाइज करता है कि जो उत्थान फॉर्मी नामक एक नोवेल लिखा था, वहां से उसका पता है कि उसको खूब प्रसिद्धि मिला, और उस प्रसिद्धि से समझ पाया कि जो कलाकार होता है ना, उसका फुल कंट्रोल होता है अपने इम्प्लीमेंट पे, जो अपना काम किया होता है ना, उस पर पूरा कंट्रोल होता है उसका। ओबियसली जो ऐसे मान लीजिए मैं नोवेल लिखता हूँ तो मेरा फुल कंट्रोल है मेरे नोवेल पे, वही लिखा है कुल कंट्रोल ऑफ व्हेन इथान फॉर्मी फर्स्ट अपीयर्ड। जब इथान फॉर्मी फर्स्ट अपीयर्ड हुआ, मतलब जब ये राइटर, जब ये नोवेल फर्स्ट अपीयर्ड हुआ, जब लोगों के बीच आया, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है आई वाज विथान फर्स्ट अपीयर्ड, जब फर्स्ट अपीयर्ड हुआ, आई वाज क्रिटिसाइज। देखिए क्रिटिसाइज एक नेगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड हमको चाहिए ना। तो सेलेक्टिवली नहीं, चुन चुन कर नहीं, लेजिबली नहीं, न्यायिकता नहीं, इंटेलिजिबली बुद्धिमानी भरा नहीं, अरे भाई नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो यही होगा सीवरली। आई वॉज सीवरली क्रिटिसाइज, मुझे बहुत बेढंगे ढंग से, बहुत गलत तरीके से क्रिटिसाइज किया गया बाय द रिव्यूअर्स ऑफ फॉर व्हाट वाज कंसीडर्ड द क्लमसी स्ट्रक्चर ऑफ द टेल, कि जो घुमावदार क्लमसी बेढंगा स्ट्रक्चर था इथान फॉर्मी का। देखिए लोग पॉपुलर या तो गलत काम से होते हैं, लोग पॉपुलर जल्दी कब होंगे? जब वो गलत काम करेगा। और लोग पॉपुलर कब होंगे? या तो पॉपुलर होंगे नहीं, या होंगे तो बहुत देर पर होंगे, है ना। लेकिन लोग गलत काम कीजिए, आप जल्दी पॉपुलर हो जाइएगा, फिर वो गलत काम ढकते ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। बाय रिवर फॉर व्हाट वाज कंसिडर्ड द कलम स्ट्रक्चर ऑफ द लेट टेल, आई हैड पॉन्डर्ड, मैं चिंता करने लगा ऑन दिस स्ट्रक्चर एंड हैड फेल्ड इट्स पिक्यूलियर डिफिकल्टी एंड पॉसिबल अकवर्डनेस। मतलब वो जो इथान फॉर्मी नामक एक नोवेल लिखा था, लोगों को समझ में नहीं लगा, लोगों को लगा यार क्या लिख दिया हो। वो भी बैठ के सोचने लगा कि आखिर क्या गलती हो गया है, बट कुड थिंक ऑफ नो अल्टरनेटिव विच वुड सर्व एज वेल एज इन द गिवन केस, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेटिव हो जाएगा उसे, जब जब वो खुद अपनी किताब को दोबारा पढ़ने गया, वो उसके सामने कोई अल्टरनेटिव दिखा नहीं जिससे कि वो लोगों के बीच में जाके वो बता सके कि यार ये गलत है ये सही है। लिटरली उसको भी एहसास होगा, कुछ वो ऑकवर्ड लिख दिया, लेकिन क्या अब किताब छप चुकी है, अब उसके सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है, जिससे वो जाके उस चीज़ों को क्या कर सके, सुधार सके। एंड दाउ आई एम फार फ्रॉम थिंकिंग, देखिए पूरा लाइन तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ना फायदे का, ठीक है, छोड़िए आगे चलिए। 20 नंबर सवाल है। अब ये जो कहानी है ना, ये लिखा हुआ है कि जो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं पलते लेकिन मशीन से जरूर निकलते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं फलते लेकिन मशीन से जरूर निकलते हैं, यही है लिखा हुआ है मनी। अब देखिए यहाँ ऑप्शन तो दिखे ना फर्स्ट नंबर तो, ठीक है, तो एक एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ेंगे। लिखा हुआ मनी डज नॉट, अच्छा मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ क्या है, एक सेकंड, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि ये जो है वो, ठीक है, ठीक है, हो गया है ना। देखिए लिखा हुआ है मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्री, पेड़ से, एज माई ग्रैंड फादर यूज टू से, बट सीइंग इट, सीइंग इट क्या सीइंग इट, ऑर्डर्ड, प्रपोज्ड, प्रीफर्ड, फील्ड। पहला नंबर सवाल नहीं है ये, पहला नंबर सवाल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बट सीइंग इट, डिस्कवर्ड नहीं, डिस्कवर नहीं, खोजना नहीं है, ग्रो नहीं होगा, है ना, क्रिएट नहीं, इमर्ज होगा। इमर्ज मतलब कम आउट फ्रॉम समथिंग, इमर्ज मतलब क्या होता है, कम आउट फ्रॉम समथिंग, और फिर होता है कि निकलना, प्रकट होना, इसका मतलब तो इमर्ज होगा ना, मशीन से कोई नोट निकला है तो क्या है, इमर्ज हुआ है। बट सीइंग इट इमर्ज फ्रॉम मशीन वुड शॉक हर, कि जो ग्रैंड मदर है जो बोलती थी कि यार पैसे पेड़ पे नहीं पकते, लेकिन ये जो नोटवा जो है मशीनिया से इमर्ज कर रहा है ना, वो उसको शॉक करके रखती। स्लिप ए कार्ड इनटू मशीन एंड प्रेस ए कपल ऑफ बटन एंड फाइंड न्यू एंड फ्रेश नोट्स कैरिंग आउट ऑफ द स्पेस, दिस इज द स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग टुडे। टुडे एटीएम एंड automated teller machine can be found in most towns and cities. You are able to withdraw cash at any time, day or night, because they typically देखिए बहुत अच्छा वर्ड है कि जो एटीएम होते हैं ना, ऑपरेट अराउंड द क्लॉक, मतलब 24 घंटे एटीएम काम करते हैं ना, ऑपरेट अराउंड द क्लॉक। इस शहर में जो लगे एटीएम है वो ऑपरेट करते हैं पूरे 24 घंटे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं से सवाल बनता है कि एटीएम का खोज कौन किया था। डॉन वेटजेल और टॉम बार्नेट, ये जीके का सवाल बन सकता है आपके लिए, यहाँ से भी ये चीज़ को याद कर सकते, जहाँ से जो ज्ञान मिले ले लीजिए। वॉज द फर्स्ट मॉडर्न सक्सेसफुल एटीएम इन द डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट, ऑल द एटीएम कंसेप्ट वाज फर्स्ट। ये देखिए इंट्रोड्यूस हो सकता था, है ना, इंट्रोड्यूस हो सकता था, फाउंडेड हो सकता था, फाउंडेड नहीं होता, इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए था, या प्रपोज्ड हो जाता है ना। तो एटीएम का जो कंसेप्ट है उसका प्रपोज्ड किया गया 1968 में, 1969 में कंस्ट्रक्ट किया गया, और 1973 में इसको जो है डॉक्टर वाज ग्रांटेड या पेटेंट। या डेटा टर्मिनल इन ऑल एन एटीएम इज पॉइंट वेयर डेटा कैन बी इंटर्ड और रिट्रीव बाय लिंक इन द बोसिन चार्ज। या लार्ज कंप्यूटर नॉन एज ए होस्ट प्रोसेसर इज रिफर्ड टू एज डेटा टर्मिनल। मेनी ऑफ दिस टर्मिनल आर कनेक्टेड टू दिस होस्ट प्रोसेसर, है ना, विच इज स्प्लिट आउट इन द सिटी और कंट्री, विच इज स्प्लिट आउट अक्रॉस द कंट्री, है ना। समझो, पहले भी आया एक वर्ड अक्रॉस वाला। आगे पढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में उतना नहीं पढ़ने जाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक वर्ड देखा वोन, और वोन देख के समझ गया बेस्ट। तो बेस्ट ऑन द ब्लैंक एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इट सर्व्स, बेस्ट ऑन द बैंक एंड नंबर ऑफ कस्टमर इट सर्व्ड। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड हो जाएगा, डिपेंड ऑन। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल, ये भी बहुत छोटा सवाल है, और इसमें सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा की गई है, कि सोशल मीडिया के बारे में यहाँ कवि जो है ना लिटरली आपको कह रहा है, लिटरली आपको, हमको, हर एक इंडिविजुअल को कह रहा है कि आप सोशल मीडिया आपके पर क्या इफेक्ट डाल रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या सेट ऑफ रूल आप अपने लिए अपना सकते हो जिससे जाके, क्या क्या बेसिस आप अपने लिए अपना सकते हो जिससे जाके आप सोशल मीडिया से खुद को क्या दूर कर सको, थोड़ा उससे समय दे सको, अपने हेल्थ को सुधार कर सको। लिखा हुआ है सोशल मीडिया कैन हैव, देखिए, इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ये समझ के, प्लान पढ़ के समझ में आता है कि यहाँ कोई नेगेटिव वाला वर्ड चाहिए, तो पॉजिटिव या डिजायरस तो होगा नहीं, यही दोनों में से होगा। डिलीशियस मतलब होता है पागलपन। सोशल मीडिया का एक पागलपन इफेक्ट हो सकता है ऑन मेंटल हेल्थ, बिल्कुल नहीं। अगर ये डेलीरियस इस्तेमाल वर्ड हुआ है तो मेंटल हेल्थ का जरूरत ही नहीं है। डेलीरियस मतलब क्या है, पागलपन, मेंटल से ही समझ, डेट्रीमेंटल हानिकारक इफेक्ट, ये हो सकता है। ये सोशल मीडिया का क्या है, एक हानिकारक इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे। विथ स्टडी सजेस्टिंग दैट एक्सेसिव यूज कैन लीड टू फीलिंग ऑफ एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लोनलीनेस जरूरत है। जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चे के हाथ में, एक डायलॉग था कि एक बच्चे के हाथ में मोबाइल क्या हो गया, उस मोबाइल ने बच्चे की गेंद चुरा, नहीं इस तरह नहीं, खाली पड़ा था पड़ोस का मैदान, खाली पड़ा था पड़ोस का मैदान, और एक बच्चे का मोबाइल, एक बच्चे की गेंद एक मोबाइल चुरा ले गया। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन था कि खाली पड़ा था पड़ोस का मैदान और एक बच्चे का गेंद एक मोबाइल चुरा ले गया। तो मतलब क्या, बच्चा फील्ड में खेलने ही नहीं जा रहा है, वो एक लोनलीनेस जो उसकी ज़िंदगी में आ गई है ना, वो अच्छा नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या डेट्रीमेंटल है। टू कॉम्बैट दिस नेगेटिव इफेक्ट एक्सपर्ट रिकमेंड सेटिंग सम सेट ऑफ रूल, या रूल्स बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए रूल्स, देखिए प्रिंसिपल को सिद्धांत हो जाए, सरकारें या एजेंसियाँ या कुछ व्यक्ति इसको समाज के लिए सेट करता है। गोल्स मतलब आपको कुछ अचीव करनी होती है। स्टैंडर्ड मतलब कोई काम करने का तरीका होता है। कुछ रूल्स आपको सेट करने होंगे कि यार मैं ये काम करूंगा, है ना। कुछ सेट ऑफ रूल्स होनी चाहिए कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, दिन में 1 ही घंटे सोशल मीडिया चलाऊंगा, है ना। लेकिन या तो दिन भर सोशल मीडिया में लोग रहते हैं, खाना भी खा रहे हैं तो, बाथरूम जा रहे हैं तो, ठीक है। सेटिंग रूल्स, रूल्स फॉर सोशल मीडिया। अदर स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, अदर स्टडी क्या होती है कि आप इंटरेक्ट करो, बातचीत करो अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली पर्सन के साथ, इंगेजेज इन हॉबीज और फिजिकल एक्टिविटी एंड सीकिंग। और भी बोला कि और क्या कर सकते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी में, हॉबी में, सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस, कि एक प्रोफेशनल से क्या आप गाइडेंस ले सकते हो। देखिए आपको यहाँ ये दोनों तो होगा नहीं, पहली चीज एडवाइस हो सकता था, लेकिन यदि ये एडवाइस वर्ड होता तो, एडवाइस क्या है आपका, सीकिंग प्रोफेशनल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हम लोग को क्या नाउन चाहिए, तो एडवाइस क्या है आपका नाउन है, और जो ए डी वी आई ऐसी होता है ना, ये आपका वर्ब है, इसलिए ये नहीं आएगा। अगर यहाँ एडवाइस होता तो सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस ये सही हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए गाइडेंस आपका सही हो जाएगा। एज सच इट इज इम्पोर्टेंट टू बी, टू बी, टू बी, ठीक है। एज सच, ऐसे कि जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक, कि इसके जो पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होंगे उसकी जानकारी रखना, है ना। तो यहाँ कोग्निजांट होगा, कोग्निजांट आप पढ़े होंगे कई बार, इंग्लिश में आता है कोग्निजांट ऑफ। कोग्निजांट ऑफ मतलब होता है अवेयर ऑफ, मतलब जानकार होना,
एज सच इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ, जानकार होना पोटेंशियल ड्रॉबैक एंड टेक स्टेप्स टू यूज इट्स हेल्दी एंड बैलेंस वे, ताकि आप अपने लिए एक हेल्दी और एक बैलेंस लाइफ में बना सके, है ना। तो आपका यही आंसर होने वाला है और इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं। धन्यवाद।